नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जो आपका फ्रेश बैच स्टार्ट करी गई है, जिसके तहत टोटल 35 वीडियो आने वाली है, उनमें से आप आज तीसरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दोस्तों, जिन भाई बंधुओं को एसएससी जीडी का एग्जाम देना है या आने वाले समय में कोई सा भी एसएससी का एग्जाम देना है जहां पर जीके जीएस की क्वेश्चन पूछी जाती हो, तो आपको ये सीरीज शुरू से अंत तक जरूर फॉलो करना चाहिए। इसका परिणाम आपको एग्जाम हॉल में समझ आएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो भी प्रश्न है उनके कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उन एक्स्ट्रा फैक्ट को बड़े इत्मीनान के साथ याद रखिएगा, और जो आपके लिए पहली बार सुन रहे हो रहा हो उनको जो है आप नोट करते जाइएगा, या फिर अगर आपने पीडीएफ ले रखा है, इस सीरीज का पीडीएफ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आप टिक लगा के काम चला सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है पहले के दो सेट के तुलना में। इसमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, लास्ट के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। पहले स्टैटिक्स पार्ट होंगे, फिर लास्ट में 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर होंगे, इंपॉर्टेंट वाली। पहला जो हमारा प्रश्न है, उत्स्याऊ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन व्हिच रिवर इज उत्स्याऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उत्स्याऊ, ये आपका अलकनंदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। अलकनंदा नदी पर स्थित है। देखिए, गंगा का दूसरा नाम है, ये भागीरथी भी है, और जब भागीरथी ऑप्शन में ना हो तो अलकनंदा भी कहकर काम चला लेते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी। इसके अलावा क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा का फॉर्मेशन ही अलकनंदा और भागीरथी दोनों के मिलने के जो संयुक्त जलधारा होती है वही गंगा कहलाती है, और ये घटना कहाँ होती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग में होती है। ये फैक्ट के अलावा जो मौखिक रूप से होंगे उनको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं अगर इतना लिखूंगा तो एक क्लास कम से कम 4 घंटे का होगा, जो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कृष्णा सागर बांध, ये कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णा सागर बांध। गोविंद सागर बांध, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी पर स्थित है। भवानी सागर बांध तमिलनाडु में स्थित है ना। अब यहाँ से ये जो सागर वाला मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बच्चे लूसेंट प्रेमी होते हैं और उनको लगता है कि लूसेंट देखने से हमारा जो है एग्जाम अच्छा चला जाएगा, ये मैं नहीं कहता कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना भी नहीं जितना आपको रिजल्ट दिला। ठीक है मेरे भाई। तो जो बच्चे ये सागर याद कर लिए हैं कि जहां भी कोई सा सागर बांध हो और आपको आंसर में चंबल नदी हो, तो चंबल नदी को टिक करना, तो अपना 2.5 नंबर यहां गवाओगे आप। ठीक है मेरे भाई। देख लीजिए, अभी इंदिरा सागर बांध पूछा भी था, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कृष्णा सागर बांध ये कावेरी नदी पर स्थित है। अब ये नर्मदा और कावेरी, ये दोनों का जो ओरिजिन है ना, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो कावेरी नदी का उद्गम होता है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत, ये कहाँ पे है? ये केआर कर्नाटक के अंदर है। और ये जो आपका नर्मदा है, ये अमरकंटक कहाँ पे है? तो ये एमपी के अंदर है, मैकाल रेंज की पर्वत श्रेणी है। ठीक है। इसके अलावा दुधवा बांध, ये कहाँ पे है? महानदी पर। महानदी से अपने आप में क्वेश्चन है कि पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट नदी कौन सी है? तो ये आपका महानदी है। इसके अलावा महानदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो छत्तीसगढ़ से होती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दुधवा वन्य जीव अभयारण्य भी है, ये उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है दुधवा, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है, ये भाखरा नांगल हो जाएगा। कभी पहले जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध ही ये हुआ करता था, लेकिन टिहरी बांध परियोजना वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। लेकिन जब गुरुत्वीय शब्द लगा दिया गया हो तो आपको भाखरा नांगल ही आंसर करना है। भाखरा नांगल अपने आप में सतलज नदी पे है। सतलज नदी का उद्गम भी आपसे पूछता है, तो ये तिब्बत से होता है। वहां से हमने 3 नदी को एक ही बल्क में बताया है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों आपके मानसरोवर से निकलती है, जो देश के बाहर है। इसके अलावा ये जो आपका टिहरी बांध है, टिहरी डैम है, ये उत्तराखंड के अंदर भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है, जो इंडिया के सबसे ऊंची बांध परियोजना है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 261 मीटर से भी अधिक ऊंची है। दोस्तों देखिए, एक बार एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन करा कि टिहरी डैम किस नदी पर है। ऑप्शन में पार्टिकुलर भागीरथी भी था, भीलंगना भी था, और एक सी ऑप्शन में जैसा मैं लिख रखा हूं भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम, एक ऑप्शन ऐसा था। एसएससी ने इस ऑप्शन को सही माना है। तो आपको भी जब भी भागीरथी और भीलंगना पार्टिकुलर दे तो आंसर भागीरथी को करना है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक ऑप्शन ऐसा है कि भागीरथी
भागीरथी और भिलांगना के संगम, तो संगम वाला आंसर करके आइएगा, टिहरी में गलती नहीं होगी। इसके अलावा कश्मीरी लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले नववर्ष त्योहार नवरेह किस देवी देवता को समर्पित है? आप जानते हैं कि इंडिया में विविधता जो है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम नववर्ष भी जो है एक जैसे नाम से सेलिब्रेट नहीं करते हैं, अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग नववर्ष का नाम हो जाता है। ठीक है, तो जो कश्मीर में नवरेह होता है वो कश्मीर का नववर्ष है, ये वहाँ पे सारिका देवी को समर्पित है, सारिका। इसके अलावा केरल में मनाए जाने वाली एक त्योहार होते हैं ओणम, ये काफ़ी फेमस त्योहार है ओणम। जिस प्रकार से हमें पूरा इंडिया होल इंडिया में दुर्गा पूजा को जानते हैं, जनरली 10 दिनवा त्योहार है, उसी प्रकार से ये ओणम केरल के अंदर 10 दिन तक मनाई जाती है, तो आप वहां पे उसकी इंपोर्टेंसी समझ सकते हैं। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन अगर भगवान विष्णु ऑप्शन में ही ना हो तो राजा महाबली होगा ऑप्शन में, इन दोनों में से कोई एक होगा, राइट आंसर करके आइएगा। बिहार में जो आयोजित होता है आपका आस्था का महान पर्व छठ, ये भगवान सूर्य को समर्पित है और ये 4 दिनों तक चलती है, 4 दिनों तक नहाय खाए होता है। इसके अलावा खरना होता है, सांझ वाला अर्घ होता है और सवेरे वाला, ये 4 दिन तक होता है। चूंकि मैं इसे जीता हूं तो इसीलिए चारों नाम और सब कुछ इसके जो है कायदे कानून जानते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में आयोजित होने वाली बतुकम्मा, जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, देखिए एक तो फूलों का त्योहार है और एक इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो त्योहारों का त्योहार जो है इसे हॉर्नबिल को कहा जाता है, जो अभी अभी मनाया गया है, अभी बहुत ताजा है, 6-7 दिन पहले ही खत्म हुआ है। ये नागालैंड में होती है, 1 से 10 दिसंबर तक फिक्स है इसका डेट, है ना। तो ये आपका त्योहारों का त्योहार कहलाता है और बतुकम्मा को फूलों का त्योहार कहते हैं। इसमें देवी गौरी की जो है पूजा की जाती है। मकर संक्रांति का त्योहार भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। यह त्योहार जो भारत के अंदर सिंधी समुदाय के लोग रहते हैं उनके द्वारा तिरमुरी के नाम से मनाया जाता है। देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जनरली हिंदू धर्म के लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो सिंधी समुदाय के लोग हैं इसे ये तिरमुरी नाम से मनाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक पारसी का त्योहार भी इंडिया में पूछा जाता है जिसका नाम है नवरोज। क्या है भाई? नवरोज। नवरोज त्योहार आपसे पूछा जाता है किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो आप कहते हो जी पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। अभी आपका जो है 25 दिसंबर को जो होता है ये क्रिसमस, ये आने वाला है, जो ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। तो ये पारसी नवरोज और इसके शुरूकर्ता का जो है नाम बलबन, और ये बलबन जो है गुलाम बंसी शासक थे, इनको ये ध्यान रखेंगे। एक और उत्सव है चलीहा साहिब उत्सव, ये सिंधी धर्म के लोग मनाते हैं और ये भगवान झूलेलाल को समर्पित है और ये 40 दिन तक होता है। कुछ सिंधी कुछ गुजराती भी बना लेते हैं ये चलीहा साहिब। साथ ही साथ जो गुजराती का ओरिजिनल बहुत बड़ा पर्व है इसका नाम है जी पर्युषण। ये पर्युषण त्योहार गुजराती लोग मनाते हैं। गुजराती समुदाय 2 भागों में बटे होते हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। ऋषभ देव को है ना गुजराती यानी जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को माने जाते हैं। अब देखिए मकर संक्रांति की विविधता कैसा है। अगर आप असम में मनाते हैं बिहू कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में मकर विलक्कू, है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे इसे खिचड़ी के नाम लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। हमारे बिहार में जाएंगे तो इसे तिला संक्रांत कहते हैं, यानी यहाँ पे देखो लिखा है तिल संक्रांत। ठीक है, अगर महाराष्ट्र, अगर मध्य प्रदेश और यहाँ के कुछ पार्ट में जाएंगे तो आपका हो जाएगा मकर संक्रांति। गुजरात में इसी चीज को उत्तरायण के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा पूछा जाता है माघ साजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1 सेकेंड समय लेके थोड़ा सा अपनी स्कीम के बारे में बता दूं। जो बच्चे इच्छुक हैं और जो बच्चे चाहते हैं कि वास्तव में जो मैं ये अपना समय खर्च कर रहा हूं एक दिन मेरिट में मेरा नाम हो और खुशी के आंसू मेरे आंख से छलके, तो उन सब बच्चों के लिए मैं बहुत कम दाम पे, इतने कम दाम पे जितने आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि 20-25 रुपया में कोई पढ़ा भी देगा और इस लायक गारंटी भी लेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, है ना। तो आप कोई गलत नहीं सुन रहे हैं, मैं आपको गारंटी भी लेता हूं कि 80% क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से आएंगे। लेकिन हमारी शर्त वही है कि जो हम मौखिक रूप से बोलेंगे वो भी आपको तैयार करना होगा और पास्ट में जो हमारा क्लासेस हुआ है उसमें थोड़ा बहुत तो आपको टच में रखना होगा, है ना। और उसके बाद ये सीरीज को पूरी फॉलो करनी होगी, पीडीएफ से रिवीजन करना होगा। मैं इतना चीज बता दूंगा कि आपको 80% क्वेश्चन एसएससी के कोई सा भी एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है ना। ये जीडी के लिए स्पेशल है तो ये जीडी के विशेष क्वेश्चन होंगे। बाद बाकी जो भी क्लासेस चलाएंगे इतनी ही गारंटी के साथ चलाएंगे दादा, है ना। तो एसएससी जीडी 2023-24 में आपको क्या क्या मिलेगा? 35 क्लास मिलेगा पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट,
रोजाना एक क्लास मिलेगा। अभी थोड़ा सा मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ, इसीलिए रोजाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा रोजाना ही चले, है ना। और अभी एग्जाम की जो है अभी तो फर्म ही भरा रहा है जी, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी लिंकिंग क्वेश्चन को साथ में व्याख्या करते चलेंगे ताकि आपको जो है अधिक से अधिक प्रश्न कवर हो जाए और याद रखने की क्षमता भी आप में डेवलप हो। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे 10 हर वीडियो के अंदर, और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर तो रहेंगे ही। और ये जो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि सीजीएल में जो 2023 में जितने भी करंट अफेयर पूछे कि उनके अलग से पीडीएफ है। अगर आप मेरा कोई सा भी पीडीएफ खरीदते हैं, इस वाले जो सीरीज है जो आप वॉच कर रहे हैं, इसके 35 रुपया दाम है। इसमें आपको टॉपिक वाइज जो करीब 15 टॉपिक की जो है कवर किया गया अलग से, वो टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से संभवतः इसमें प्रश्न नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आउट होता है। 15 में से 15 तो नहीं आ जाएंगे, 3-4 आते ही हैं, है ना। तो वो वाला अलग से बनाया गया, वो आपको मुफ्त दिया जाएगा। बाद बाकी अगर आप ज्यादा इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि वास्तव में एक ही बार काम मैं खत्म करूं, तो एक 90 रुपये वाली हमारी जो है पीडीएफ कोर्स है। 90 रुपया के अंदर आपको इतनी मटेरियल दे दूंगा, इतनी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कोई सा भी एग्जाम इंडिया में नहीं छूटेगा। खाली जहां पे टेक्निकल से ज्यादा ना पूछा जाता हो, जैसे कुछ रेलवे में पोस्ट है कि वहां पे टेक्निकल जो है जीके आते हैं, तो वो वाली को मैं नहीं बता सकता। बाद बाकी एसएससी में तो मतलब एकदम बिंदासी रही है अगर आपने ये ले लिया तो। चलिए शुरू का अगला चलते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी, अच्छा ये बता दूं कि कैसे तरीका है। देखिए ये जो नंबर देख रहे हैं, ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए तो, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इन्हीं नंबर का व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा, आपको मैसेज करना है। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? भैया डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। अब कोई बच्चा बोलेगा इतना कॉमन क्वेश्चन क्यों रखे हैं, तो इससे भारी क्वेश्चन भी बताऊंगा भाई। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस। भारत की रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के समय हुआ था, उस समय गवर्नर थे। और डलहौजी को आप राज्य हड़प नीति के लिए भी जानते हैं। और सबसे पहले 1848 में सतारा, जो महाराष्ट्र में स्थित है, सतारा सांगली ये सब महाराष्ट्र में है, तो ये इनको जो है ब्रिटिश राज में मिलाया था। 1849 में पंजाब को मिलाया था, फिर झांसी नागपुर वगैरह को भी जो है ब्रिटिशर्स यानी डलहौजी ब्रिटिश राज में मिलाया था। पहला जो रेलगाड़ी चला ये 34 किलोमीटर की दूरी तय करा। कौन से 2 स्टेशनों के बीच चला? तो मुंबई से ठाना, ये ठाना एक स्टेशन है, ठाकार नएकार इस प्रकार से नाम है। ठाणे जिला है मुंबई के अंदर, जहां पे बहुत क्रीक है, बहुत खाड़ी है पाया जाता है। इसके अलावा भारतीय रेल की स्थिति की बात करेंगे तो वर्ल्ड स्तर पे चौथा है अमेरिका और रसिया के बाद, इंडिया स्तर पे दूसरा है चाइना के बाद, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में जो आपका रेलवे के द्वारा लेटेस्ट योजना शुरू किया गया उसका नाम है मिशन अमानत। ये आरपीएफ जो रेलवे का प्रोटेक्शन फोर्स होता है उनके द्वारा शुरू किया गया है कि खोया पाया जैसे है ये, कि किसी का कोई चीज खो जाता है तो उसे ढूंढने में सहायक होता है। साथ ही साथ कवच, ये कवच क्या है? दुर्घटना को टालने के लिए रेलवे के इंजन में लगाए जाने वाली एक प्रकार का यंत्र है। इसके अलावा रेलवे के अंदर एक AWS सिस्टम भी चलता है, आज नहीं जानते हैं तो जानिए। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना। तो ये जो है AWS सिस्टम, ये क्या होता है? इंजन में एक प्रकार का मैग्नेट रखा होता है, और जो सिग्नल होती है, सिग्नल जिसको फॉलो करता है रेलवे, उसके नीचे भी सेम मैग्नेट रखा होता है। ये दोनों मैग्नेट की जो है पोल आपस में जब मिलता है तो एक सिग्नल पास करता है कि ड्राइवर जो है सिग्नल के अनुसार फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो रहा है। अगर सिंगल पीला में 30 की स्पीड है, अगर ड्राइवर ज्यादा चला रहा है तो ये मैग्नेट जो है एक्नॉलेज के लिए एक बीप देता है, फिर ड्राइवर उसे एक्नॉलेज करता है और फिर अपनी गलती को सुधारता है। तो इस प्रकार से एक AWS सिस्टम भी चलता है। ये जनरली बंबई में चलता है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा ट्रेन चलाई जाती है। हिल स्टेशन एक है माथेरन, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि माथेरन कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, जहाँ ट्रॉय ट्रेन चलती है। खिलौना जैसे आपको ट्रेन दिखेगा, एकदम छोटू सा ट्रेन, काफी मजा आता है। इसके अलावा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन 18 है, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस और इंजन रहित ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया था ये 2019 में बनारस से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में ब्रॉड गेज, जो ब्रॉड गेज होती है, भारत ही नहीं विश्व स्तर पे समझ लीजिए, जो ब्रॉड गेज होती है, इनकी पटरियों के बीच में जो चौड़ाई होती है ये होती है जी 1676 mm यानी 1.766 मीटर, है ना। 1000 mm का 1 मीटर होता है, और मीटर गेज में 1 मीटर होता है, और इसके छोटा एक नैरो गेज होता है। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो 1924-25 वित्तीय वर्ष में। और किस कमेटी के अनुशंसा पे? तो एक बर्थ कमेटी के अनुशंसा पे रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। पुनः भारत सरकार ने 2016 में रेल बजट को आम बजट में मर्ज करने के लिए एक विधेयक पास किया, और 2017-18 वित्तीय ईयर में पहली बार रेल बजट और आम बजट को मर्ज रूप से पेश किया गया, जो आज भी पेश किए जाते हैं। कोंकण रेलवे किन किन स्टेट को लांघता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर पार्टिकुलर जगह की बात करेंगे तो ये बंबई के रोहा से चलता है। रोहा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पनवेल से आगे एक स्टेशन है, वहां से चलती है। और
और ये 3 स्टेट को छूता है, बंबई, गोवा और कर्नाटक। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारत सरकार से संबंधित योजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो आपको गलत कथन को चूज करना है। पहला ऑप्शन है कन्या समृद्धि योजना, जन्म से लेकर 10 सालों तक बीच में खोली जा सकती है। ये एकदम सही है। कोई भी बच्ची का उम्र अगर जन्म से लेकर 10 साल से पहले तक है तो उनके नाम से कन्या समृद्धि योजना स्कीम जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम या अन्य माध्यम से खोले जाते हैं, खोला जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की उम्र सीमा 18 से 60 वर्ष है। चलिए इसे थोड़ा सा हवा में रखते हैं। इसके अलावा ग्रामीण सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुआ था। और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मेघालय राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया गया है। इन सबों को देखने से ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है और जो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो गलत है वही पहचानना है। बाद बाकी ग्रामीण सृजन अपने आप में 1995 सही है ना। इसके अलावा जो आपका प्रधानमंत्री जनधन है इसमें 100% समावेशन वाला जो वित्तीय समावेशन मतलब प्राप्त किया है ये मेघालय है। और सबसे अधिक खाता खुलवाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। ठीक है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है इसमें 18 से 70 वर्ष की जो है एज गैप मतलब एज वाला बॉन्ड है, तो 18 से 70 आंसर यहां होना चाहिए, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये वित्त मंत्रालय की योजना है। 2014 में शुरुआती दिनों में मोदी मंत्रिमंडल के शुरुआती पहला कार्यकाल के दौरान ही खोला गया था। 2022 तक सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश राज्य ने खुलवाया है इसके तहत। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में जो अगर कोई घटना हो जाती है तो कितनी रकम दी जाती है लाभार्थी के फैमिली को, तो है ना, लाभार्थी तो कह ही नहीं सकते, जो चला गया वो काहे का लाभार्थी मेरे भाई, है ना, मृतक के फैमिली, है ना, डिकीज के फैमिली, तो उसे 2 लाख रुपया दिया जाता है। उम्र सीमा क्या है? 18 से 70 वर्ष। तथा पर एक होता है जी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 18 से 50 वर्ष उम्र रखा गया है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 18 से 70, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50। ये दोनों को पार्टिकुलर अलग से याद रखेंगे, दोनों एक ही नहीं है। इसके अलावा जो डीपीएसपी है के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना किस अनुच्छेद में वर्णित है ना। तो जो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 39 सुरक्षित किया गया है। इसमें जो है इस प्रकार के तथ्यों को समावेशन किया गया है, तो आर्टिकल 39 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो डीपीएसपी है उनमें 36 से 51 तक के बीच में रखा गया है डीपीएसपी को, और इसे भाग 4 में, और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो कल्याणकारी राज्य बनाने की उद्देश्य रखता है ये। ठीक है। कल्याणकारी राज्यों का निर्माण करना ये इनका उद्देश्य होता है। और सबसे बड़ी बात ये वीवीआई पॉइंट है, अच्छे एग्जाम में आपका आता है कि डीपीएसपी जो है ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तन ये नहीं है ना। ये किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, जो जबकि फंडामेंटल राइट जो है आपका मौलिक अधिकार जो है आपातकाल वगैरह में आपसे छीना जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट में भी एक अपवाद है कि आर्टिकल 21 आपका किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, चाहे कंडीशन कैसा भी हो, प्राकृतिक आपदा हो, नेचुरल वाला हो या फिर आपका मानव मेड हो, लेकिन आपको जीवन जीने की अधिकार जो है नहीं छीना जा सकता। इसीलिए आर्टिकल 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। इसके अलावा जो डीपीएसपी है ये भारतीय संविधान के अंदर 3 भागों में विभक्त है, गांधीयन, है ना, उदार बौद्धिक और समाजवादी। ये आपके एग्जाम में अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, उसमें एक नेहरूयन डाल दिया था। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देते हैं। देखिए कुटीर उद्योग, गांधी जी हमेशा कुटीर उद्योग के फेवर में रहा करता था। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू जो है जो पीएसयू कंपनी को भारत का मंदिर कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर बताया है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जो होते हैं बड़े बड़े, जैसे ओएनजीसी हो गया, एमटीएनएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, सीआईएल हो गया, है ना, ये जो सेल वेल गेल हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, ये सब जो भी नवरत्न महारत्न कंपनी वगैरह है जो पीएसयू कंपनी है, उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। वहीं गांधी जी जो है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने में विश्वास रखते थे। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्ग एवं शैक्षणिक वर्ग से आर्थिक प्रोत्साहन से संबंधित है। अनुच्छेद 47 मदिरा पान या फिर जो भी नशीली पदार्थ है उनसे दूर रहा जाए ऐसा। अनुच्छेद 48 जो है मवेशी कोई सा भी हो, खास करके जो दुधारू मवेशी है उनकी बलि पे रोक लगाता है। ये सब गांधीयन नीति के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें आपको देखने को मिल गया होगा कि इसमें जो है अहिंसा से कहीं ना कहीं प्रेरित है, साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन पे बल दे रहा है। स्थानीय स्वशासन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है स्थानीय
स्वशासन, ग्राम पंचायत को ही कह लीजिए स्थानीय स्वशासन। हालांकि स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत, नगर पालिका ये सब आ जाएंगे। स्थानीय निकाय किसे कहते हैं, है ना, राज्य के जो चुनाव आयोग होते हैं उससे स्थानीय निकाय कहते हैं। स्थानीय मतलब अपने घर के पास जी, लोकल, है ना। तो राज्य के अंतर्गत जो चीज खुद का है वो उस राज्य के लिए स्थानीय हो जाता है। शब्दों के तकाजा को समझिए, कहां पे कौन से शब्द की क्या मीनिंग निकल रहा है। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही पूछा था कि जो राज्य में पंचायत की चुनाव होती है स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे स्थानीय निकाय से क्या तात्पर्य है। बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिसका भी एमटीएस में आपका रिजल्ट हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, है ना। जैसे तौफीद आलम है, इसके अलावा ये क्या है भाई, श्वेता कुमारी है, और मैं बहुत सारा जो है टेलीग्राम पे भी भेज दिया था एक दो, है ना। तो जो भी क्रेडिट दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं दिए उनको भी धन्यवाद। सफल हुए, यही बहुत बड़ी बात है भाई, है ना। बढ़िया रहिए और भी तरक्की कीजिए। इसके अलावा अनुच्छेद 39 से समान विधिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 42 ये प्रसूति सहायता उपलब्ध कराता है। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये दोनों ही आते हैं, और भी आते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही रखा गया है। अनुच्छेद 44 ये समान सिविल संहिता, गोवा वाला याद होगा आपको। अनुच्छेद 45 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। मैंने आपको बताया कि शिक्षा से संबंधित हमारे संविधान में 3 जगह जिक्र है। एगो तो आर्टिकल 21A में है, एगो आर्टिकल जो है हमारा जो है कहाँ पे है भैया, 49 में है, और एक अगर आपके आ जाएंगे तो 51 के 1 के 11 में है। ये 3 जगह है हमारे शिक्षा वाली बात। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थानों को महत्व देने वाली है आर्टिकल 49 है, और आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न करता है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये सब डीपीएसपी के आर्टिकल है। अगला है गोईचाला पास, किस राज्य में स्थित है भैया, सिक्किम में स्थित है गोईचाला पास, ठीक है, गोईचाला। इसके अलावा लाहौल और स्पीति घाटी को जो कल्लू घाटी से जोड़ने वाला पास है, इसका नाम है रोहतांग दर्रा, और ये हिमाचल प्रदेश में है। अब इसे अटल सुरंग भी कहा जाता है। नीति, माना, लिपुलेखा, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड राज्य में स्थित दर्रा है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, और अभी अभी आपने देखा टिहरी डैम भी उत्तराखंड के अंदर है, और अभी अभी जो डैम वाला घटना हुआ था ये भी उत्तराखंड में ही हुआ था। साथ ही साथ वैली ऑफ फ्लावर काफी पूछे जाते हैं, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की 2 सर्वोच्च चोटी काफी पूछे जाते हैं, नंदा देवी और कामेत। ये कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च चोटी है जिसमें नंदा देवी सबसे टॉप है, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। देहरादून में वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, ये भी उत्तराखंड में है। तो ये उत्तराखंड राज्य को थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे। बाद में कि भोटिया जनजाति भी पूछे जाते हैं उत्तराखंड से, तो जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा भोर घाट दर्रा, ये मुंबई से पुणे को जोड़ते हैं। थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक के मध्य स्थित है। पाल घाट दर्रा तमिलनाडु से केरल को जोड़ते हैं। तो ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पहले बहुत पूछा जाता था, खास करके रेलवे इस क्वेश्चन को बहुत ढूंढते रहते हैं। हालांकि एसएससी में ये तीनों क्वेश्चन कई दिनों से नहीं आए हैं, तो बहुत दिनों से भूखा प्यासा है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भारत में उमंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा से होकर गुजरती है, ध्यान रखेंगे। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। बुमला पर्वतीय दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कुछ दर्रा है, खास करके एक एलिफेंटा पास भी आपसे पूछा जाता है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र बंबई में है, लेकिन एलिफेंटा पास जो है ये आपका श्रीलंका के अंदर स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो कर्जन के काल में हुआ था। कर्जन के काल में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई। कर्जन के काल में बंगाल विभाजन की घटना 1905 में हुआ। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में कर्जन के काल में ही आया। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी कर्जन ने ही करवाया था। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत ही यह स्थापना हुआ था विश्वविद्यालय आयोग का। तो ये सभी के सभी कर्जन के काल में हुआ था। कर्जन का कार्यकाल की बात करेंगे 1899 से 1905 तक रहा था, और बंगाल विभाजन में ज्यादा जो है टेढ़े चाल चलने के कारण, है ना, बाद में जो है ये रिप्लेस किया गया। बाद में ये जो बंगाल विभाजन चलाया इनको निरस्त कर दिया 1911 में, कौन, हार्डिंग। हालांकि ये बहुत दिनों तक लागू रहा। इसके अलावा इल्बर्ट बिल से जो विवाद उत्पन्न हुआ उनसे समय में जो कौन थे और कब हुआ, ये भी आपसे काफी पूछे जाते हैं। तो इल्बर्ट बिल विधेयक 1883-84, है ना, प्रथम 10 वर्षीय अंतराल पर
जनगणना, आप तो पकड़ लिए होंगे कि रिपन की बात हो रही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना, विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति करना। देखिए शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग भी है, ध्यान रखिएगा। सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम उम्र सीमा 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। यह सभी घटना रिपन के समय हुआ है। 5 घटना इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर वर्नाक्युलर प्रेस किसके काल में आया तो फिर लिटन के काल में आया, बताइएगा। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन 1863 में होता है, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड एल्गिन था, ये भी अलग से पूछा जाता है। बहावी, इसके जो नेता थे ना बहावी आंदोलन के, इनके भी नाम पूछे गए हैं एग्जाम में। तो सैयद अहमद बरेलवी, कौन? सैयद अहमद बरेलवी। एगो सैयद अहमद खां है जो मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, ठीक है मेरे भाई। तो हर पॉइंट पे क्वेश्चन है, हर पॉइंट पे आंसर है, बस आपको अपनी पूरी 100% देना है ना। कुछ दिन दे के देखिए, है ना, आप पाएंगे कि आप जो है एक पार्ट को तो ऐसा कर लिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हैंगस्टस, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा जो आपका जो गवर्नर जनरल की पोस्ट जो चेंज हुआ, ये 1857 में जो विद्रोह हुई थी, सिपाही विद्रोह, उसमें जो हमें हार मिली और अंग्रेजों को जो जीत मिली, उसके बाद ये गवर्नर जनरल की जो पोस्ट था, तो अंग्रेज की सत्ता ने जो है खुश होकर गवर्नर जनरल से वायसराय की पोस्ट कर दिया। तो इस पोस्ट का नाम बदलकर अब वायसराय हो गया था और पहला वायसराय कैनिंग बना था, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड में इतनी राम कहानी लिखी गई है। इसके अलावा 1857 का विद्रोह 10 मई को भड़का था, ये मई लिखा गया है, मई कर लीजिएगा, है ना, ऐसे वाला MAY वाला, आप लोगों का अंग्रेजी बहुत अच्छा है। 10 मई 1857 को भड़का था। परिणाम स्वरूप भारतीय शासन व्यवस्था अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सत्ता के अधीन चली गई थी। ये एक VVI पॉइंट होती है कि 1857 का विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। कारण तो चर्बी वाला कारतूस था। कब भड़का? 10 मई को भड़का। अलग अलग स्थान से अलग अलग लोगों ने जो है नेतृत्व किया, है ना, जिसमें बहादुर शाह जफर का काफी पूछा जाता है और बख्त खां का तो ये दिल्ली से किए थे, क्योंकि मुगल के राजा होते हुए भी आपसे पूछे कि कौन जो है हमारे सुख दुख में खड़े रहे, तो मैं तो कहूंगा लास्ट वाला जरूर खड़ा रहा था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा कृषि मूल आयोग किसकी गठन 1665 में किया गया? कृषि मूल आयोग जिसकी गठन 1665 में किया गया था, संस्था का नाम बदलकर कब CACP कर दिया गया? आप जानते हैं ये मूल्य जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी संस्था है CACP। तो पहले इसका नाम कृषि मूल आयोग था, ये 1665 में गठन किया गया था। इसका नाम 1685 में आफ्टर 20 ईयर इसका नाम बदलकर CACP कर दिया गया। CACP संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य और निर्गम मूल्य इत्यादि का निर्धारित करने में सरकार को सलाह देता है। सरकार सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इंडिया का एक यही ड्रॉबैक है कि जो कानून बनाए गए हैं ना, उसको खींचने के भी तुरंत वहीं पे उपाय बताए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि आपसे पूछेंगे लेकिन हम बाध्य नहीं है, तो पूछना ही क्यों? मेरे मन में तो ये आ रही है भाई, है ना। फिर भी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो है बाध्य नहीं है, ये सलाह दे सकता है, निर्धारित कर सकता है, बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं तो इसका मतलब नहीं कि हर बार नहीं मानता होगा, मानता होगा। इनके अलावा CACP के मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। खरीद मूल्य वह मूल्य होता है, अब ये खरीद मूल्य, निर्गमन मूल्य, ये सब का थोड़ा सा परिभाषा जान लेंगे तो आपको कथन वाला क्वेश्चन जो है बनाने में मदद मिलेगी। उसी प्रकार से मैं RBI के जितने भी फैक्ट होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, SLR, CRR, ये सभी का जो है परिभाषा जरूर जानिए। साथ ही साथ जो भी बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, टेक्निकल बेरोजगारी, इन सब बेरोजगारी की परिभाषा जरूर जानिए। हिमालय के जो पार्ट किए गए हैं नदियों के आधार पे या फिर विस्तारता के आधार पे, ये जरूर जानिए। ये सब क्या है ना, आपको पहले ही इंगित कर दिया है एग्जामिनर की मैं यहां से पूछता हूं, मेरे भाई क्वेश्चन करके रख लो ना, है ना। और ये मैं पास्ट में सब कराया हूं, ठीक है। तो खरीद मूल्य जो है जिसकी घोषणा फसलों के तैयार हो जाने के बाद करी जाती है और इस मूल्य पर सरकार किसानों को अनाज खरीदते हैं, ध्यान देंगे, ये खरीद मूल्य है। इसके अलावा एक निर्गमन मूल्य होती है। ये क्या होता है कि ये कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुओं उपभोक्ता को उचित कीमत की दुकानों से उपलब्ध कराती है, वह उसे खाद्यान्न का निर्गमन मूल्य कहलाता है। ये उपभोक्ता के लिए है और जो पहला हो रहा था खरीद वाला, वो सरकार पे होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि ये जो है उपजाऊ होने से पहले ही घोषणा कर दिया जाता है, बुआई से पहले, है ना। यानी
इससे कम तो नहीं होगा, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, समझ रहे हैं। इसके अलावा विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिकी थे, और भारत स्तर पे हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति 66-67 पंजाब में आया था, सबसे अधिक असर गेहूं पे डाला गया था, ठीक है। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या होता, अच्छे किस्म के खाद बीज का इस्तेमाल करके खाद्यान्नों के पैदावार को बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा संकट से निवारण हेतु अपनाने जाने वाली किरतों में से शामिल नहीं है। ऊर्जा संकट के, अच्छा कौन सा नहीं है कि ऊर्जा संकट से उबरा जाए, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे ताकि जीवाश्मीय ऊर्जा और जो हमारे पास अनवीकरणीय ऊर्जा है उनको जो है थोड़ा सा रेस्ट मिले, तो ये अच्छी है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम किया जाए, ये भी सही है, जीवाश्मीय ईंधन को कम किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप कोयला धरल्ले से सेगरी में जला देते हो, ये कोयला को बनने में कई हजार वर्ष लगा है ना, तो ये फिर से नहीं बन पाएगा लगभग, है ना, तो इसीलिए हमें इनकी कम दोहन करना चाहिए, तो ये भी सही है अपने आप में। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दिया जाए, ये भी अपने आप में सही है। तो गलत कौन सा है भाई, तो गलत इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन है, यही राइट आंसर है, ये गलत कोई सा है ही नहीं। जो भी कथन लिखा गया है एकदम अपने आप में सही लिखा गया है ऊर्जा संकट से उबरने के लिए। ऊर्जा का वैसा स्रोत नवीकरणीय स्रोत है जिसकी समाप्ति भविष्य में बहुत निकट न हो। ऊर्जा को ऐसे ही स्रोत को आप गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं, हालांकि मैंने पहले ही बताया इसका डिफिनेशन अलग है, ठीक है, क्योंकि गैर से आप लग रहा है कि भाई थोड़ा सा अनजान टाइप से, और परंपरागत मतलब जो चलता आया है उससे भिन्न स्ट्रेंजर टाइप से, तो इनकी थोड़ी जो डिफिनेशन है वो अलग है। लेकिन मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंचने की क्लू बताता हूं, न कि किताबी भाषा छापता हूं, ठीक है। तो इसीलिए जो नवीकरणीय स्रोत है उसे ही गैर परंपरागत मान लीजिएगा, जैसे हवा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय हो गया, पहाड़ से गिरता हुआ जल से प्राप्त ऊर्जा हो गया, ये सभी के सभी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे, और ये नवीकरणीय भी है। नवीकरणीय मतलब ये जल्दी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा एक सेकेंड, इसके अलावा जो है आपका एक अनवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय का मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या होता है जो निकट भविष्य में खत्म होने के कगार पे हो, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल वगैरह, केरोसिन वगैरह। इसके अलावा एक आदर्श ईंधन की ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए, तो आपका हमेशा उच्च होना चाहिए। सभी प्रकार के कोयला में सबसे अधिक ऊष्मीय मान कौन से कोयला का है, एंथ्रासाइट कोयला का। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। पीट में जो है ना, ये सबसे कम आपका जो है कार्बन की मात्रा होती है, यानी सबसे कम ऊष्मीय मान होती है। ऊष्मीय मान क्या होती है बता दिया था कि जो है दहन के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होता है ना, उससे ऊष्मीय मान कहते हैं, एक निश्चित क्वांटिटी का। इसके अलावा भारत के अधिकांश ऊर्जा का प्रकार कैसा है, तापीय बिजली है। और तापीय बिजली है तो क्या इस्तेमाल होता है भारत में, तापीय के लिए अधिकांश कोयला यूज होता है। नाभिकीय रिएक्टर विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है जिससे हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, धूप मिलता है, एनर्जी मिलता है, ये क्या होती है वहां पे, तो नाभिकीय संलयन होता है सूर्य के अंदर। अब विखंडन क्या होता है, संलयन क्या होता है बता दिया हूं, नाम से स्पष्ट है। विखंडन मतलब टूटना और संलयन मतलब जुड़ना। इसके अलावा नाभिकीय विखंडन में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे एक स्टार दिख रहा होगा, है ना। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा यूरेनियम जो है 235, ये इसमें से जो कौन सा यूरेनियम है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, है ना, यूरेनियम 239, यूरेनियम 239, यूरेनियम 240 लिख देता हूं। इसमें से बताइएगा कौन सा यूरेनियम का फॉर्म जो है आपका रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है मेरे भाई। नागालैंड में किस जनजाति के द्वारा मीमकुट नामक उत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो मीमकुट जो है कुकी जनजाति के लोग बनाते हैं। कुकी आप जो है कई बार जब आप सर्फ करते हैं मोबाइल के अंदर, ब्राउजर चलाते हैं, तो वहां पे आपने कुकी देखा होगा लिखा हुआ, वो कुकी अलग है। ये एक कुकी बिस्कुट भी होता है, और ये कुकी जनजाति है जो कहां पे होता है, नागालैंड के अंदर होता है ना। नागालैंड में अंगामी जनजाति के द्वारा फरवरी महीने में सेक्रेनी त्योहार मनाया जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए इतनी सारी बातें कहाँ से आती है तो आप लोग सीख सकते हैं। देखिए बड़े एक बहुत अच्छा पिक्चर है, बहुत बड़े आदमी के ऊपर बनाया गया है, जो सुपर 30 पिक्चर है। जब सभी आदमी को अपने कैंप में रखते हैं आनंद सर साहब, तो बोलते हैं कि हर चीज से पढ़ना सीखो। फैन को देखा पढ़ना सीखो, गोबर को देखा पढ़ना सीखो। तो आप लोग भी ऐसे अगर कुछ दिन रम जाएंगे, आप जिस फील्ड में हो, जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग में ही भाई, आप जहां हो वही, है ना, आप जिसको चूज किए हो वही आपका सर्वश्रेष्ठ है। तो वहीं पे रम के तो देखिए ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है।
तो आपको बहुत सारे चीज को जवाब मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। चांगलो आदिवासी नृत्य ये नागालैंड में चांग जनजाति के द्वारा करा जाता है। नागालैंड के प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल त्योहार है, अभी बताया था 10 दिन तक इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये दिसंबर माह में शुरुआती सप्ताह में होती है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाली लोसार उत्सव ये मोनपा जनजाति के लोग मनाते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है, ये लिखा है। तमिलनाडु त्योहार ये मिसमी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तमिलनाडु। इसके अलावा माजुली फेस्टिवल ये सबसे अधिक मिसिंग जनजाति के लोग भाग लेते हैं और ये कहाँ का है, असम का है आपका माजुली। माजुली नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली प्रथम योगदान नहीं है, यानी किस राज्य में महिला जो है मतलब कौन सा काम या फिर कोई सा जो है महिला के द्वारा पहली बार नहीं करी गई, ऐसा प्रश्न है ना। ठीक है, तो गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा बना था क्या, एकदम बना था। तेलंगाना की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये तो करंट से है हिमा कोहली जी, तो ये भी सही है। नीति आयोग में प्रथम महिला उपाध्यक्ष सिंधु श्री खुल्लर, थोड़ा सा इसको हवा में रखते हैं। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी पुरी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। देखिए प्रथम महिला नीति आयोग के अंदर बनी तो सही, लेकिन उपाध्यक्ष नहीं बनी थी, ये सीईओ थी, सीईओ। ठीक है, तो प्रथम महिला सीईओ नीति आयोग ये वही सिंधु श्री खुल्लर मैडम, और एकमात्र बनी है। अभी तक कोई भी दोबारा जो है महिला सीईओ के पोस्ट पे नीति आयोग के अंदर या फिर उपाध्यक्ष के पोस्ट पर भी नीति आयोग के अंदर अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है। अभी तक नीति आयोग के अंदर जो भी उपाध्यक्ष आए हैं कोई भी जो है महिला नहीं आए हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा नीति आयोग की गठन 2015 में करी गई थी, है ना। रिप्लेस किया था योजना आयोग को, है ना, रिप्लेस किया योजना आयोग को। योजना आयोग की स्थापना 1950 में करा गया था। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, और वर्तमान में जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम साहब हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। हिमा कोहली नवनिर्वाचित राज्य तेलंगाना जो 2014 में फॉर्मेशन हुआ था, 2021 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करी। भारत में अब तक सुप्रीम कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हुई है, ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन चुनाव आयुक्त बनी है रमा देवी, तो वो ध्यान रखेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला अभी तक चीफ जस्टिस के तौर पे कार्य नहीं किया है। हाँ, फातिमा बीबी जस्टिस के तौर पे कार्य किया है, लेकिन CJI के रूप में काम नहीं किया है। गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा की कार्यकाल 2014-19 तक रहा है। भारत की पहला महिला राज्यपाल आपका जो है सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में बनी थी। इसके अलावा किसी भारतीय राज्य में उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जो आपका हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी साहिबा। इसके अलावा भारत के लिए ओलंपिक खेल में प्रथम पदक जीतने वाली महिला कर्णो मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक भारोत्तोलन में जीतते हैं कांस्य पदक। भारतीय इतिहास में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट 1917 में करते हैं कोलकाता के अंदर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी, यह आपका उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री के जो है पद पे आसीन होते हैं। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न दिया गया इंदिरा गांधी। प्रथम महिला PM इंदिरा गांधी। प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। तो ये कुछ महिलाओं की जो है गुणगाथा है, जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कांग साम्बती तथा रूपनारायण किसकी प्रमुख सहायक नदियों में से है, तो ये कांग साम्बती और रूपनारायण जो है ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी वास्तव में क्या है, गंगा का ही एक जलधारा है, एक पार्ट है, क्योंकि गंगा जो है कोलकाता में जाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो इंडिया में घूम के रह जाता है ये हुगली है, और जो बांग्लादेश में जाता है ये पद्मा हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे ही खोला था। डायरेक्ट आपसे पूछता है कि अंग्रेजों ने हुगली नदी के किनारे बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब खोला, तो 1651 में। दामोदर, मयूराक्षी इत्यादि नदी जो है ये हुगली की प्रमुख सहायक नदियों में से है। बराकर नदी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जरा इस वाला स्लाइड पे, इस वाला पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बराकर है और एक बराक है। ठीक है, तो जो बराकर है ये दामोदर की सहायक नदी है, और बराकर नदी पर ही तिलैया बांध परियोजना स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना आजादी के बाद भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना था। झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। किसकी बात हो रही है, दामोदर घाटी नदी परियोजना की। बराक एक नदी है, जो बराक है, मानस है, लोहित है, सुबनसिरी है ना, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर स्थित चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से होती है। तिब्बत में इसे सांगपो, और जब इंडिया में एंट्री मारता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो इसे देहांग कहा जाता है। तो ये कुछ ब्रह्मपुत्र की जो है गुणगाथा। साथ ही साथ माजुली द्वीप इसी पे स्थित है और इसे असम का शोक भी कहा जाता है। इसके अलावा
भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। सफाई कार्यक्रम गंगा वाला कौन सा था? नमामि गंगे, शुरुआत 2014 में हुआ था। गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी का उद्गम अलकनंदा और भागीरथी होता है। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग के अंदर, उत्तराखंड में। तो ये सब जो है नदी के कुछ गुणगान। इसके अलावा नील सबसे लंबी है और अमेजन सबसे बड़ी नदी है दुनिया के अंदर। इसके अलावा गुरु मायाधर राउत का संबंध किस नृत्य से है? तो ये ओडिसी से है। गुरु मायाधर राउत का ओडिसी नृत्य से है। ओडिसी उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें प्रमुख कलाकार मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गुरु केलू चरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, माधवी मुदगल, गुरु गंगाधर प्रधान, गुरु मायाधर राउत, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, इंद्रानी रहमान पे थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा। इंद्रानी रहमान कई सारे नृत्य कर लेती थी, ठीक है। तो ये सब जो है, अच्छा सोनल मानसिंह पर भी स्टार लगा लीजिएगा। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम भी कर लेती थी। तो ये सब जो है आपके ओडिसी के कलाकार हैं। इसके अलावा ओडिसी नृत्य का उद्गम कैसे हुआ? तो देवदासियों के द्वारा हुआ, मंदिरों के अंदर, है ना। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ समेत राधा कृष्ण की आराधना की जाती है और राधा कृष्ण की आराधना जो है आपका मणिपुरी नृत्य में भी करी जाती है। मणिपुर में मैंने आपको बताया था कि रासलीला नृत्य भी होता है। रासलीला एगो रामलीला पिक्चर भी आया था मेरे ख्याल में, है ना। ये रासलीला नृत्य भी होता है आपका मणिपुरी के अंदर। इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा करी जाती है, ये केरल की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की जो है आराधना पूजा भक्ति की जाती है। मणिपुरी नृत्य की प्रमुख कलाकार झावेरी बहन तथा सिंह सरनेम होता है। जो भी सिंह सरनेम है 99.9% केस में आपका मणिपुरी से जुड़ा हुआ होगा। गुरु गोविंद सिंह हो गया, अमली सिंह हो गया, आतम सिंह हो गया, सोनरिक सिंह हो गया, गोपाल सिंह हो गया, जो भी सिंह है ना जल्दी इसी में आ जाते हैं आपके किसमें भैया? मणिपुरी के अंदर। और झावेरी, दर्शना, नैना, सुवर्णा इत्यादि महाराज आ जाते हैं कथक में। 8 शास्त्रीय नृत्य इस प्रकार है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम शंकरदेव के द्वारा शुरू किया गया था, मणिपुरी मणिपुर का और ओडिसी ओडिशा का। 6 आपका अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। हाफ जो है क्लासिकल नृत्य का दर्जा दिया गया है 6 का। सरायकेला का 6 होता है, पुरुलिया का और मयूरभंज का। ये सरायकेला झारखंड में है, पुरुलिया कोलकाता में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूरभंज के जो 6 होते हैं इसमें मुखौटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अन्य सभी 6 में मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा जो कुछ मान्यता प्राप्त नृत्य है, जैसे ध्यान रखेंगे कलबेलिया, इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है, राजस्थान की उत्पत्ति है। रामलीला, ये रामलीला जो नौटंकी है इसको भी यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। कुटियाट्टम, इसे भी यूनेस्को ने मान्यता दिया है। मुडियट्टू, इसे भी दिया है। और गरबा को अभी 4-5-10 दिन पहले ही यूनेस्को ने दर्जा दिया है। भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस, है ना, गेम का आयोजन किस वर्ष करी गई थी? 2011 में करी गई थी फार्मूला 1 रेस। भारत में पहली एशियाई खेल 1951 दिल्ली में, दूसरी बार 1982 में। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजन 2010 में हुआ था दिल्ली के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था पहली बार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार 2020 में उड़ीसा में हुआ था, अभी 2023 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 उड़ीसा राज्य ने करवाया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है मेरे भाई 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, और राष्ट्रीय विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे। प्रतिवर्ष सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का आयरन मैन कहते हैं इसे, इन्हीं के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है चौधरी चरण सिंह की जमीन पर। अरे सर मैं बदल दूंगा सर, चिंता मत कीजिए, जन्मदिन कर दूंगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाई जाती है। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग ले सकते हैं? देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग आर्टिकल 61 में वर्णित है, आप सभी जानते हैं। पकानी को का दियो दसम, तो लास्ट में जो म आता है 52 से 61, तो 61 आर्टिकल में महाभियोग क्या होते हैं? हटाने की प्रक्रिया होती है। तो जिस प्रकार से आप निर्वाचन प कानी 52, 53, 54 आर्टिकल 54 के अनुसार आप जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं ये मैं कई दफा आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, डीपीएसपी, मौलिक, मेरे ख्याल से पूरे संविधान जितने क्वेश्चन आते हैं, अगर जो बच्चे मेरे से वास्तव में पढ़ते हैं, मुझे सुनते हैं, थोड़ा सा भी मेरी कद्र करते हैं, तो उनको संविधान से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आई होप, है ना मेरे भाई, है ना, क्योंकि मैं संविधान पे 2-3 अलग से वीडियो ही बना दिया हूं मेरे भाई, है ना। तो ये जो है आपका 54 के अनुसार आप जानते हैं कि उनके चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ,
कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे। बाद में दिल्ली और पुडुचेरी जिसका खुद का विधानसभा है, तो वहां के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें एंट्री मिल गया। तो इस हिसाब से लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग में थोड़ा सा उल्टा है। देखिए, महाभियोग में किसी भी राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के कोई सा भी सदस्य भाग नहीं लेता है और संसद के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है, यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू करी जा सकती है, परंतु जिस सदन ने आरोप लगाया है राष्ट्रपति पर, ऐसा नहीं कि आज आरोप लगा तो आज ही पोस्ट को खाली करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन सदन के सभी सदस्यों के 1/4 भाग के सदस्य जो होते हैं उनकी हस्ताक्षर होना जरूरी है कि हाँ 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 भाई हाँ सही है, जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जरूरी होता है तथा महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होती है। महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति साहब पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। तो मैं क्या कह रहा था कि उसमें कौन भाग लेता है महाभियोग में, ये स्लाइड मैं नहीं लिख पाया। तो महाभियोग में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, न कि किसी विधानसभा या किसी यूटी के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 15वीं राष्ट्रपति है, सेकेंड महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका डाइन हार्नेस हुआ था और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी साहब थे। देश में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने और इससे पहले है ना लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर भी काम किए। ये VVI पॉइंट है, ऐसे ऐसे खोज के लाऊंगा ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन न छूटे। भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला एक ऐसे CGI हुए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किए। लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और जो मुख्य स्पीकर होते हैं उनकी जो है चुनाव उसी सदन के सदस्य के द्वारा किया जाता है, जैसे ओम बिरला साहब का करा गया है। इसके अलावा पाइला तथा एप्लीसिया जंतु किस समूह के अधीन आते हैं? देखिए, पाइला तथा एप्लीसिया जंतु जो है ये आपका मोलस्का समूह के अंतर्गत आता है। मोलस्का संघ के प्राणी कोमल शरीर वाले होते हैं जिनके ऊपर एक कठोर कवच स्थित होता है। आप अगर आप घोंघी को फोड़िएगा, घोंघी, डोका, सितुआ जो गाँव घर में होते हैं जिसे लोग खा भी जाते हैं, इसको अगर फोड़ेंगे तो अंदर उसकी जो बॉडी है की बनावट है काफी मुलायम है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर एक भगवान ने ऐसा कवच दिया है ताकि इनकी मुलायम बॉडी की रक्षा किया जा सके। उस मुलायम के ऊपर एक जाली होती है और जाली के अंदर होता है, यानी ट्रिपल लेयर है भाई। ठीक है मेरे भाई, तो ये मोलस्का हो गया। मोलस्का से आपका जो है चालन वालन पूछा जाता है, शोषण वगैरह। तो इस प्राणी में जो शोषण की क्रिया होती है ये क्लोम के द्वारा होती है या फुफ्फुस से होती है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन हो गए, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसमें उत्सर्जी अंग किडनी होता है, जैसे हम लोगों में भी काफी काम आता है किडनी। इनके 2 होते हैं, एक खराब होने पर भी जी सकते हैं लेकिन उतना नहीं जितना दोनों में जिएंगे। इसके अलावा कीवर आर्गन होते हैं, तो ये एक अलग है। इसके अलावा मोलस्का प्राणी के अन्य उदाहरण में जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? डेविल फिश, राक्षसी मछली कहते हैं। इसके अलावा सिपिया, इसे कटल फिश कहते हैं। हाथी दांत, समुद्री नींबू, समुद्री नींबू को डोरिस कहा जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, एक्चुअली डोरिस को समुद्री नींबू कहा जाता है क्योंकि ये नाम बाद में आया। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन आते हैं? तो अमीबा आते हैं, अमीबा से कई प्रकार के रोग होते हैं, एंटी अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपोनोसोमा, युगलिना, है ना, प्लाज्मोडियम, इससे मलेरिया होती है इत्यादि जो है अमीबा आता है। अमीबा में कैसा जीव है? अमीबा एक सेल वाला जीव है, एक कोशीय जीव है। ये स्वतंत्र और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। परजीवी मतलब आप समझ सकते हैं ना, पैरासाइट, दूसरे पे डिपेंड होने वाला। प्रचलन अंग क्या है अमीबा का? तो पदार्थ होता है। उत्सर्जन अंग तथा शोषण की क्रिया जो है, उत्सर्जन तथा शोषण की क्रिया विसरण के माध्यम से होता है। थाइलोफाइटा सजीव जगत की सबसे बड़ी संघ है, लेकिन ये थाइलोफाइटा में क्या जंतु आते हैं? तो आप न तो ना कह सकते हो ना तो हाँ कह सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि इसमें शैवाल भी आते हैं, कवक भी आते हैं, जीवाणु भी आते हैं। तो आप क्या कहोगे, पेड़ पौधा है कि जंतु? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा असमंजस रहता है। थाइलोफाइटा इसीलिए सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा किताब के लेखक का नाम सही नहीं है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या नेल्सन मंडेला साहब लिखे हैं? जी लिखे हैं। ये अफ्रीकन गांधी हैं और ये पूर्ण रूप से भारत रत्न प्राप्त करने वाला विदेशी है ना। हराल जी इसको किनको भाई, जो आपका सीमांत गांधी है, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है, लेकिन उनके पास नागरिकता इंडिया का भी है। तो ये पूर्ण रूप से जो है जिन्हें मिला है भारत रत्न, ये आपका नेल्सन मंडेला साहब है, अफ्रीका की गांधी कहा जाता है। इसके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स क्या सानिया मिर्जा लिखी है?
एकदम लिखी है। आई डेयर किरण बेदी लिखी है, एकदम लिखी है मेरे भाई। एन एरिया ऑफ डार्कनेस शशि थरूर लिखे, गलती है। देखिए एन ईरा ऑफ डार्कनेस होता, ईरा मतलब युग, एरिया मतलब क्षेत्र, तो युग वाला होता तो शशि थरूर ठीक है। एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ना ये VS नयपाल लिखा है, जो आपको करेक्ट करना है यहाँ पे। इसके अलावा एन एरिया ऑफ डार्कनेस शशि थरूर लिखा, माफ कीजिएगा ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर लिखा है। द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, द रोड टू मसूरी, ये सब रस्किन बॉन्ड की प्रमुख पुस्तकों में से हैं। इनके अलावा नरसिंह वर्मन तथा अपराजिता किस राजवंश की प्रमुख शासक है? तो नरसिंह वर्मन से तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अपराजिता आपने कई बार एग्जाम में अटेंड किया होगा तो पकड़ में आ गया होगा। ये पल्लव शासक है। कौन है भाई? पल्लव शासक है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, विष्णु सिंह, सिंह विष्णु। राजधानी क्या है? कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ही हेनसांग कांची की यात्रा किए थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लायक, SSC 2-3 बार इसे पूछा भी है। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर है। देखिए कैलाशनाथ का मंदिर एलोरा में भी है, तो वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है जो महाराष्ट्र के अंदर है। ये कांची की बात हो रही है, साउथ में है, तो इसकी निर्माणकर्ता कौन है? नरसिंह वर्मन सेकंड है। ठीक है मेरे भाई, जो आपका कौन से वंश के हो जाएगा? पल्लव वंश के। इसके अलावा देखिए पल्लव को पहलव भी लिखते हैं। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बातापी कोंडा का उपाधि धारण किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चोल वंश के गंगई कोंडा का जो भी धारण किए थे राजराज प्रथम, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द्रविड़ शैली के विकास में अहम योगदान किसका है? पल्लव वंश का है, पल्लव वंश का है, जिन्होंने कई सारे नमूना पेश किए। नमूना क्या कहेंगे इसे, जो है आप क्या कह सकते हैं, धरोहर कहिए आजकल के जमाने में। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, मांगतेश्वर मंदिर इत्यादि, है ना। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली का विकास हुआ, उत्तर भारत में नागर शैली का, ये सब तो आप जानते ही होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ISCR के द्वारा 1986 में संपूर्ण देश को कितने प्रकार की मिट्टी की पहचान की गई थी, है ना। देखिए जिस प्रकार से मैं आपको बताया हूं कि देश में नीति आयोग या फिर पहले योजना आयोग के द्वारा कितनी प्रकार की कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटे गए हैं, तो आप बोलते हो जी 15। उसी प्रकार से जो ये ISCR संस्था है, इन्होंने भारत के सभी मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है SSC आपको कि भारत में कितने हॉट स्पॉट है, तो आप बोलिएगा 4। कितने हैं भैया? 4 है। अच्छा भारत में जो पहला आपका बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ये कौन सा बना था? मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन दे देता हूं। एक है मेरा शेषाचलम, है ना, एक है मेरा नीलगिरी, एक है मेरा नीलगिरी, एक है मेरा डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा, एक है मेरा डिब्रू सेखोवा। अच्छा 3 ही ऑप्शन है, आज का काम थोड़ा आसान कर देते हैं। बताइएगा कि नीलगिरी, शेषाचलम और डिब्रू सेखोवा में पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व की दर्जा किसे दिया गया था? अब मैं ईस्वी थोड़ा सा आपको बता दूं, ये ईस्वी होता है जी आपका 1986। ठीक है मेरे भाई, तो बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। मिट्टी के अध्ययन को हम पीडीलॉजी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये 4 हो गया। इसके अलावा मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ब्राउन मिट्टी, हिम क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टियां, तो ये हमारे 8 प्रकार के मिट्टी हैं। ठीक है मेरे भाई, भारत में सबसे अधिक 43% भाग पे जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के अपने 2 क्वालिटी है ना, बांगर और खादर होते हैं। नया और पुरानतम के आधार पे जो है इसका नाम दिया गया है। दूसरा स्थान काली मिट्टी का है जो 15% क्षेत्रफल को घेरता है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी मैदानी भाग में पाया जाता है, खास करके नदी जहां अपर्दित होते हैं, नदी के अपर्दन से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होते हैं। अपर्दन मतलब आप समझते हैं कि जैसे आप जोर से पानी से लोटा गिराइए मिट्टी पे तो थोड़ा सा भुरभुरा हो जाएगा, वहां पे थोड़ा सा ना खड्डा खड्डा हो जाएगा। ये खड्डा पे पास पहले मिट्टी था, ये कहाँ गया? पानी में घुल गया, अपर्दित तो हो गए, है ना। तो ऐसे देहाती भाषा में समझो तो अपर्दन के कारण आपके जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होती है। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और खादर बांगर कैसे डिसाइड होता है ये मैं बता दिया था, बाढ़ वाली ईस्वी को दर्शा के कि यहां से जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो ये जो एरिया छूट गया जहां पे ताजा मटेरियल नहीं पड़ा इस साल, है ना, मान लीजिए पिछले साल नदी यहां से बह रहा था, अब अगली साल 5 साल के बाद नदी यहां से बहा, तो ये वाली जो एरिया बच गया जहां पे अब ये नदी का नया मिनरल्स को नहीं पाट पाया, तो ये जो बच गया ये पुराना हो गया, ये ओल्ड हो गया, तो इसे जो है बांगर कह दिया। और जहां पे ये नया नया जो हर साल पाट रहा है मिनरल्स वगैरह जो उपजाऊ होते हैं, इसे खादर कहते हैं। ठीक है। काली मिट्टी को बेसाल चट्टान के क्षरण से निर्माण होता है। कपासी मिट्टी, रेगोर मिट्टी या ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है, इसमें कपास, तंबाकू की खेती इत्यादि अच्छे होते हैं। अब हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। करंट अफेयर की क्वेश्चन में पहला है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे के बाद वहां का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। देखिए जहां भी बीजेपी की जो शासन था पहले भी, तो फिर जीते हैं, तो वहां पे जो है बीजेपी का जो मुख्यमंत्री के चेहरा थे वो बदल गए, जैसे शिवराज सिंह साहब बदल गए, फिर यहाँ पे आपका जो है बघेल साहब बदल गए, तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो विष्णु
देव साई को जो है छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के कितने सीट हैं? 90 सीट हैं। और उस दिन मैंने आपको एमपी में बताया था कि एमपी में विधानसभा की कितने सीट हैं, आप लोग याद करके मुझे बताइएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की चुनाव 2023 में बीजेपी को 54, कांग्रेस को 35 तथा अन्य को 1 सीट प्राप्त हुआ, टोटल 90 में से। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। वर्तमान में सबसे अधिक कोयला का उत्खनन या उत्पादन ये छत्तीसगढ़ राज्य में ही होता है। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर ही स्थित है। तो ये सब थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में ध्यान रखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, तो इसमें भारत का स्थान 40वां दिया गया है ना। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन से संस्था के द्वारा इंडिकेट किया जाता है? तो बौद्धिक संपदा संगठन विपो है ना, इसके द्वारा 2023 के लिए 132 देश को शामिल किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है और 40वां स्थान पे हम लोग हैं, है ना। इनके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी में हमारा क्या स्थान है? 111वां। ठीक है, इसके अलावा ये जर्मनी के संस्था के द्वारा डायरेक्ट पूछता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस देश के संस्था के द्वारा जारी करी जाती है? तो ऑप्शन में जर्मनी, अमेरिका, रोम होता है, इटली यानी, क्योंकि लोग जानता है कि वहां पे फूड वाला संस्था है FAO रोम में, तो रोम गलती करके आ जाता है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है क्योंकि आप स्पेशल बच्चे हो, तो जर्मनी। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा आपका जो है ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, उनके द्वारा मतलब जारी किया जाता है। भारत को जो रैंक दिया गया है 127। विश्व शांति सूचकांक 2023 जो पीस इंडेक्स है उसमें हमारा 126वां स्थान है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य, जिसे नेट जीरो कहते हैं, की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है? देखिए, अगर कार्बन कम नहीं किया जाए ना तो हम सब कम हो जाएंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन अपना रुख ले रहा है कि हर साल करीब आधा से ज्यादा डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर औसतन बढ़ जाती है। अगर 50 साल के बाद आप सोचेंगे तो 20 डिग्री भी बढ़ गया तो पानी तो अपने आप खोलने लगेगा मेरे भाई, क्योंकि आजकल जो है अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो कहीं कहीं 40, 44, 50 भी हो जाता है ना। 20 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 70, और आने वाले और 50 साल में तो 100, तो सब चीज तो अपने आप खोल रहे, तो क्या हम लोग जी पाएंगे? तो इस चीज पे अमल करने की जरूरत है। तो जो कार्बन के लिए भारत सरकार ने नेट जीरो की लक्ष्य रखा है 2070 तक रखा है। ठीक है, भारत 2047 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है। हर घर जल मिशन के तहत ग्रामीण एरिया में 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा हर घर जल वाला पहला राज्य कौन बना था? गोवा। और जिला की बात करेंगे तो बुरहानपुर। इसके अलावा सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य 2024 तक रखा है। हालांकि सेमीकॉन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोचिन शिपयार्ड के द्वारा भारत के किस राज्य में पहले हाइड्रोजन सिल कैटामारन पोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये कोचिन शिपयार्ड मदद कर रहा है ना। माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ तो गलत है, यहाँ पे कुछ गलत है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न भी गलत है और कुछ मेरे हिसाब से, है ना, कुछ मेरे हिसाब से आंसर भी गलत है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, बाद बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट लेके चलते हैं इसका। ठीक है, कोचिन भारत के पश्चिमी तट स्थित प्रमुख बंदरगाह है। कोचिन बंदरगाह को 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए गैर कंटेनर श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है 2022-23 यानी 2022 साल के लिए, तो इसे ध्यान रखेंगे। भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कोचिन, कांडला, मुंबई, मरमागोवा, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, अरब सागर में स्थित सभी पश्चिमी तट है और पूर्वी तट पे स्थित जो बंगाल की खाड़ी वगैरह में पूर्वी तट के बंदरगाह होते हैं। ये कुछ प्रश्न भी गलत है और कुछ आंसर भी गलत है, अधूरा टाइप किया है। ठीक है, देखेंगे, इसको हम सही करवा देंगे। पूर्वी तट के बंदरगाह पारादीप है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, ETC। ठीक है, इसके अलावा 5वां नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन की प्रतियोगिता मलेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो मलेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल के विजेता है हमारा HS प्रणोय, नाम से स्पष्ट है कहाँ के होंगे। बैडमिंटन के मलेशिया मास्टर्स 2023 में महिला एकल के विजेता है अकाने यामागुची। कौन है? अकाने यामागुची। देखिए, मैं ये क्वेश्चन इसलिए रखा हूं कि आप जैसे कि यहाँ पे
देख रहे हैं बैडमिंटन की प्रतियोगिता मलेशिया मास्टर्स 2023, एगो होता है जी मलेशिया ओपन, तो दोनों को एक्के में नहीं मिला दीजिएगा, ठीक है। मलेशिया मास्टर्स अलग है, मलेशिया ओपन अलग है। तो मलेशिया ओपन जो है बैडमिंटन की, इसके विजेता है विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। और महिला में सेम अकाने यामागुची। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, जो मलेशिया मास्टर्स वाला बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसके विजेता है प्रणोय साहब, और जो आपका मलेशिया ओपन 2023 प्रतियोगिता है बैडमिंटन की, उसके पुरुष एकल में है विक्टर साहब, ठीक है ना। एक टीवीएस विक्टर गाड़ी भी आता है। बैडमिंटन में उबेर कप 2022 के विजेता दक्षिण कोरिया, उपविजेता चीन था। और थॉमस कप हम पहली बार पिछले साल जीते थे इंडोनेशिया को हरा के। थॉमस कप पुरुष खेलता है, उबेर कप महिला खेलता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के विजेता विक्टर एक्सेल्सन ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने 2023 में, है ना, डेयरी किसानों के समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की? जो डेयरी वाला किसान होता है, दूध वाला जो होता है ना, तो संजीवनी परियोजना ये आपका हिमाचल प्रदेश में, और नंद बाबा डेयरी वाला उत्तर प्रदेश में। तो दोनों ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना भी चलता है, जिसमें महिलाओं को बस की ट्रेवल करने, जो सरकारी बस होते हैं, जो राज्य सरकार के बस होते हैं, उसमें 50% की छूट दी जाती है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, सीखो कमाओ योजना, आशीर्वाद योजना, ये सब चलाए जाते हैं। इनके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड तो बाबर आजम के नाम जो है वनडे क्रिकेट में 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड सबसे तेज है। बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर में से एक हैं और पाकिस्तान के कप्तान भी हैं। इनके अलावा क्रिकेटर ऑफ द ईयर है 2022 में बाबर आजम। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है 2022 में सूर्य कुमार यादव। ODI क्रिकेट में 13000 रन बनाने सबसे फास्ट रिकॉर्ड बिरटू के नाम है, और बिरटू जो है अब दुनिया के चौथा सबसे अधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर है ना, सचिन तेंदुलकर, है ना, कुमार संकारा और रिकी पॉन्टिंग के बाद ये सनत जयसूर्या को धकेल दिया है, 4 स्थान पर से 5वां पे कर दिया है। इनके अलावा 8वां क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2023 को भारत में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये हीरालाल समरिया है। कौन है? हीरालाल समरिया को बनाया गया है। भारत में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार साहब है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है? महिला प्रमुख कहने का मतलब है प्रधानमंत्री। तो शेख हसीना ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, जो कहां के हैं? बांग्लादेश के हैं, ठीक है मेरे भाई। इंग्लैंड के इतिहास में सबसे अधिक दिन तक महारानी के पद पे कौन रही? महारानी एलिजाबेथ, ये 1953। आपको याद होगा एक क्वेश्चन पूछता है कि कुमारी कमला को ऐसा नहीं पूछता है, पूछता है कि 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने ताजपोशी कोरोनेशन के दौरान किस भारतीय नृत्यांगना या अभिनेत्री को इन्वाइट किए थे, है ना, अपनी मतलब जो क्या होता है उसको नृत्य प्रदर्शन करने के लिए? तो कुमारी कमला को। तो यही है, और 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तब से लेकर अब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स III है। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है पवन चामलिंग। ये कहां के हैं? सिक्किम के हैं। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री ये पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु ये रहे हैं। बसुगे नाम है एक्चुअली, ज्योति बसुगे। इनके अलावा भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक लोकसभा में सेवा देने वाले बलराम जाखड़ साहब। इनके अलावा ये क्वेश्चन आप लोगों से डिमांड करता हूं कि इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे, है ना, कि जो ICC वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, इसमें सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी किस खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया? खिलाड़ी के द्वारा, माफ कीजिएगा। तो बताइएगा, इसकी आंसर आप लोगों से डिमांड है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि लास्ट तक कौन कौन से बच्चे पहुंचे, तो उस पर थोड़ा सा विशेष फोकस करी जाए, ठीक है दोस्तों। PDF के रिगार्ड में कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।